हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीएस समीक्षा। यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 का ये 7 लेक्चर है जिसमें हम इकोनॉमिक्स को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। इकोनॉमिक्स जो है ये सैद्धांतिक पक्ष है। ये ऐसा शास्त्र है जो आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है तथा साथ में गतिविधियों का जो प्रश्न है उस पर लाभ हुई है या हानि हुई है इससे जुड़ा होता है। दोस्तों, इकोनॉमिक्स दो टाइप की होती है। एक होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है ये किसी पर्टिकुलर स्थान, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से संबंधित हो सकती है। लेकिन जो मैक्रो होती है ये पूरे देश के लिए हो सकती है, ये पूरे वर्ल्ड के लिए हो सकती है। ये इसका जो स्वरूप है ये विस्तृत होता है। थोड़ा सा जानने की कोशिश। जैसे बगीचे में पेड़। तो दोस्तों, जब बगीचे में पेड़ है तो ये माइक्रो होगा क्योंकि हम एक पेड़ की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि बगीचे के सभी पेड़, अगर बगीचे के सभी पेड़ होते तो ये मैक्रो आता क्योंकि ये व्यापक स्तर पे है। जब चीज़ें व्यापक स्तर पर हो तो मैक्रो मैक्रो है, और जब छोटे स्तर पर हो तो माइक्रो है। जैसे दोस्तों, अगर इंडिया की जीडीपी की बात करोगे तो ये आएगा मैक्रो, ठीक। परंतु जब किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की जीडीपी की बात करोगे तो ये आ जाएगा आपका माइक्रो में। अर्थव्यवस्था के किसी घटक का अध्ययन वो कहलाता है माइक्रो, और सभी घटकों का अध्ययन जो है ये आपका कहलाता है मैक्रो। सभी घटकों का जो अध्ययन है ये कहा जाएगा आपको मैक्रो, और अर्थव्यवस्था के किसी घटक का अध्ययन जो है वो आपका कहा जाएगा। अर्थव्यवस्था जिसको कहते हैं इकोनॉमी, क्या कहते हैं, इकोनॉमी कहते हैं। तो दोस्तों, ये क्या होती है? अर्थशास्त्र का व्यापारिक रूप। जो हम अर्थव्यवस्था का प्रैक्टिकल रूप देखते हैं वही हमारी इकोनॉमी होती है। दोस्तों, इकोनॉमी जो है वो किसी देश के साथ जुड़ी होती है। जैसे इंडियन इकोनॉमी, यूएसए इकोनॉमी, यूके इकोनॉमी। इकोनॉमी सिंगल नहीं हो सकती, क्योंकि जब भी हम इकोनॉमी की बात करेंगे तो वो किसी देश की इकोनॉमी की बात करेंगे। ओके। किसी देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन अर्थव्यवस्था कहलाता है। दोस्तों, आगे देखते हैं। राज्य एवं सरकार की सहभागिता के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले देखते हैं हम समाजवादी अर्थव्यवस्था जिसको कहते हैं सोशल इकोनॉमी। उत्पादन एवं वितरण पर राज्य सरकार का नियंत्रण होता है। कीमत भी जो होती है सरकार ही निर्धारित करती है। इनका जो उद्देश्य होता है ये होता है जन कल्याण। क्या होता है? जन कल्याण इनका उद्देश्य होता है। संसाधनों का न्यायोचित विवरण करना। क्या करना? संसाधनों का न्यायोचित विवरण करना, विस्तृत करना या उन्हें बांटना। सामान्यता इस अर्थव्यवस्था में आर्थिक समानता होती है। लोकतंत्र के सफलता की संभावना भी इसमें बढ़ जाती है। यह आंशिक रूप से बंद या खुली हो सकती है, या पूर्ण रूप से बंद या खुली कैसे भी हो सकती है। ओके दोस्तों, चलिए अब दूसरी देखते हैं अपनी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कौन सी देखते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसको कहते हैं कैपिटल इकोनॉमी। इसमें जो होता है, इसमें जो है समाजवादी का उल्टा होगा। इसमें उत्पादन व वितरण का जो नियंत्रण है वो केवल और केवल निजी क्षेत्र का होगा। उत्पादन एवं सेवा की कीमत जो है बाजार निर्धारित करता है। कौन निर्धारित करता है? बाजार निर्धारित करता है। जैसा आपने कोरोना टाइम में देखा था दोस्तों। वैसे तो मार्क्स आपको 10, 15, 20 में मिल जाते हैं, लेकिन जब कोरोना
तो दोस्तों देखते हैं जो हमारे गुड्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। एक होता है नॉर्मल गुड्स। इसमें क्या होता है, जब कीमतें कम हो जाती है तो मांग बढ़ जाती है। मुद्रास्फीति, जिसको आम बोलचाल में महंगाई कहा जाता है, इन्फ्लेशन। वस्तु की क्रय शक्ति जब कम हो जाए और वस्तुओं की लगातार कीमतें बढ़ रही हों तो इस कंडीशन को आप मुद्रास्फीति कह सकते हैं। एक निश्चित समय में अनावश्यक रूप से वृद्धि होना ही मुद्रास्फीति कहते हैं। दोस्तों इसमें क्या होता है, जब मुद्रास्फीति होती है तो क्या होता है, लोगों के पास जो पैसा है, जो मनी है, ये अत्यधिक हो जाती है। जब मनी अत्यधिक हो जाती है तो क्या होता है, जो आपकी मनी की वैल्यू है, जो मनी की वैल्यू है वो बहुत कम हो जाती है। जब मनी की वैल्यू कम हो जाती है तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, लोगों के पास पैसा जो है, जो लोगों की परचेसिंग पावर है, जो पैसा है, जो पीपीपी है, ये कम हो जाएगी। क्योंकि लोगों के पास तो सबके पास पैसा है। जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा तो क्या होगा, कीमतें जो है, जो प्राइस है वो आपका बढ़ जाएगा। जब प्राइस ज़्यादा बढ़ेगा तो इससे क्या होगा, इससे होगा पूरा जो हमारा आर्थिक तंत्र है वो डैमेज हो जाएगा और जिससे लोगों में अफरा तफरी मच जाएगी। चलिए दोस्तों जानने की कोशिश करते हैं। पहले ये जानते हैं कि जो आदर्श मुद्रास्फीति है वो क्या होती है। तो दोस्तों 2 से 6% के बीच जो है एक आदर्श मुद्रास्फीति होती है। जैसे कंडीशन देखिए, कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2। पहली कंडीशन है, अगर आपकी प्याज 40 रुपये किलो है, आलू 30 रुपये किलो है और टमाटर 50 रुपये किलो है, ये 120 रुपये बैठता है, तो क्या मुद्रास्फीति है? अभी नहीं कह सकते। दूसरी कंडीशन देखते हैं। मान लो आपकी प्याज जो 30 है, आलू 20 है और टमाटर 70 है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, आप इसको मुद्रास्फीति कह दोगे। वैसे तो आपको 120 ही दिख रहा है दोनों में, लेकिन जब टमाटर की कीमत को देखोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे 50 था और यहाँ पे 70 है। तो इस तरीके से इसको हम मुद्रास्फीति कह देंगे। अब चलिए देखते हैं मुद्रास्फीति का क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों मुद्रास्फीति का प्रभाव ये पड़ता है कि जो मांग आपकी कम हो जाती है। अगर मांग कम होती है तो आपका उत्पादन भी कम हो जाता है। जो उत्पादन कम होता है तो इससे क्या है, आपकी महंगाई बढ़ जाती है। जब महंगाई ज़्यादा होगी तो क्या, बचत भी कम होगी। बचत कम होगी तो आपका निवेश भी कम हो जाएगा। अगर निवेश कम हो रहा है तो औद्योगिकरण भी इससे कम होगा। अगर औद्योगिकरण कम हो रहा है तो इससे क्या होगा, आपका रोजगार भी कम होगी। अगर रोजगार कम हो गए तो आर्थिक समृद्धि भी जिससे कम हो जाएगी। अब देखते हैं दोस्तों सामान्य मुद्रास्फीति क्या होती है। इसमें क्या होता है,
बचत आपकी बढ़ेगी तो इससे क्या होगा, निवेश भी बढ़ेगा। अगर निवेश बढ़ेगा तो मांग भी ज़्यादा होगी, अगर मांग ज़्यादा है तो उत्पादन ज़्यादा होगा, अगर उत्पादन ज़्यादा है तो औद्योगिकरण भी अधिक होगा, अगर औद्योगिकरण ज़्यादा है तो इससे क्या है, रोजगार जो है अधिक बढ़ेगी, अगर रोजगार भी बढ़ेंगे तो इससे आर्थिक समृद्धि हो जाएगी। अब देखते हैं दोस्तों, लागत जन्य मुद्रास्फीति जिसको कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसमें क्या होता है दोस्तों, जब किसी वस्तु की जब लागत बढ़ जाती है तो इससे क्या महंगाई बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है बताता हूँ। मानो आधारभूत संरचना जो होती है हमारी का विकास नहीं हुआ तो उससे क्या होगा, वाहन का जो खर्च है बहुत अधिक होगा, जिससे क्या है लागत जन्य मुद्रास्फीति होगी, क्योंकि यात्रा के समय जो है टाइम ज़्यादा लग रहा है और सुविधाएं जो है वो बहुत दूर है, सुविधाएं आपके पास नहीं है, इसलिए ऐसा होगा। महंगा होना मशीन का, जैसे मशीन महंगी हो गई, इससे क्या होगा, आपका मजदूरी बढ़ जाना आदि से जो होती है। अब सपोज करो आप मान लो आप बिस्किट खाते हो, ठीक, आप खाते हो क्या बिस्किट, मान लो बिस्किट आप क्या खाते हो, आप खाते हो बिस्किट, ठीक, आप बिस्किट खाते हैं, मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ। इसकी मशीन आती थी पहले 1 लाख रुपए की, ठीक, अब मानो 1 लाख की आती थी, ठीक, और अब कितने की आने लगी, अब आने लगी है 1.5 लाख की, ठीक। और जो बिस्किट आपको पहले 5 रुपये का मिल रहा था, जिसमें मानो 10 बिस्किट थे, ठीक, इसके अंदर 10 बिस्किट के, तो क्या करेगा, या तो प्राइस बढ़ाएगा या बिस्किट कम करेगा। तो ये करते क्या है, अभी रहेगा बिस्किट 5 का, लेकिन ये 8 बिस्किट कर देगा, कितने कर देगा, 8 कर देगा या 7 कर देगा। इससे क्या होगा, इससे क्योंकि प्राइस तो सेम है लेकिन आपकी जो क्वांटिटी है वो कम कर दी। तो इस तरीके से देखो हो गया ना कि अगर आपकी मशीन महंगी हो रही है तो इससे क्या है, आपकी जो लागत जन्य मुद्रास्फीति हो जाती है, ठीक, इस तरीके से। चलिए आगे देखते हैं हम। मांग जन्य मुद्रास्फीति, डिमांड पुश इन्फ्लेशन, ये कब होता है, मानो मांग बढ़ रही है तो इससे क्या होगा, महंगाई बढ़ जाएगी, और इससे क्या होता है, जब महंगाई बढ़ेगी तो आपूर्ति क्या कम हो जाएगी। जैसे एग्जांपल, मान लो 100 यूनिट लेने वाला था, ठीक, जो 100 यूनिट ले रहा था वो 200 यूनिट लेने लगा, क्योंकि इसके पास पैसा ज़्यादा आ गया। अब 200 यूनिट लेगा तो इससे क्या होगा, महंगाई बढ़ जाएगी, ठीक, इस तरीके से होता है। चलिए दोस्तों, इससे समझने के लिए एक डायग्राम देखते हैं। ये जो आपका ये रेट का डायग्राम है, ये जो लाइन है ये आपकी रेट की है, ठीक, और ये वाली लाइन जो है ये आपकी है इन्फ्लेशन की, ठीक, ये आपकी इन्फ्लेशन की, ठीक। अब देखिए दोस्तों, ये रेट है, अब इन्फ्लेशन ये बढ़ रही है, ठीक है, ठीक, अगर ये रेट है, अगर ये ऊपर तक जा रही है यहाँ तक तो इन्फ्लेशन है, ठीक, अभी नीचे आ रही है, ठीक, इसको कहते हैं इन्फ्लेशन। लेकिन जब ये जो हमारा आधार बिंदु है, ठीक, जहाँ से स्टार्ट होता है, अगर ये आधार बिंदु से नीचे चली जाती है, ठीक, तो उसको कहते हैं डी इन्फ्लेशन। क्या कहते हैं इसको, डी इन्फ्लेशन कहते हैं। यहाँ तक की कंडीशन को, कहाँ तक की, यहाँ तक की कंडीशन को कहते हैं डी इन्फ्लेशन। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक एक तो ये है इन्फ्लेशन, ठीक, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये पॉइंट नंबर 2 ये है आपका डिस इन्फ्लेशन। और जो जब ये हमारा जो एक आधार है, ठीक, जो हमारा आधार अगर उससे नीचे भी चली जाए तो उसको कहते हैं हम डी इन्फ्लेशन, जिसको कहते हैं मुद्रा अपस्फीति। और दोस्तों जब यहाँ से ऊपर जाती है इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, बेरोजगारी का स्तर जो है अत्यधिक बढ़ जाता है, बेरोजगारी जो है आपकी अत्यधिक बढ़ जाती है। महंगाई पर मांग एवं आपूर्ति का क्या प्रभाव पड़ता है, चले देखते हैं, ठीक। महंगाई पे क्या है, महंगाई पर मांग एवं आपूर्ति का क्या प्रभाव पड़ता है, चलिए देखते हैं। अगर सपोज करो डिमांड और सप्लाई बराबर हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों सेम ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सपोज करो आपका डिमांड सेम रहे और जो सप्लाई आपकी बढ़ जाए तो इससे क्या होगा, प्राइस कम हो जाएगा, क्योंकि खाने वाले तो 10 है, ठीक, और आपके पास चीज़ 20 है, तो इससे क्या होगा, आपको 10 तो ख़राब नहीं करोगे तो ये भी बेचोगे। तो अब मान लो ये 10 की देते थे तब ये 8 की दोगे आप, तो इससे क्या होगा, जो प्राइस अब कम हो जाएगा। अब सोचो डिमांड सेम रहे, ठीक, डिमांड सेम रहे और सप्लाई कम हो जाए। अब सपोज करो 10 यूनिट है और 10 ही खाने वाले हैं, लेकिन आपके पास 8 यूनिट आ रही है, तो खाने वाले तो 10 है, अब ये मांगेंगे तो आप क्या करोगे, जो पहले 10 रुपये की थी चीज़ अभी 15 की कर दोगे, तो इससे क्या होगा, आपका प्राइस बढ़ जाएगा। अब सोचो डिमांड बढ़ गई है, ठीक, सप्लाई सेम है, तो इससे क्या होगा, इससे भी प्राइस बढ़ जाएगा, क्योंकि लोग मांग रही चीज़ ज़्यादा है और जो आ रही चीज़ वो कम आ रही है, ठीक। अब सोचो डिमांड आपकी कम हो जाए और सप्लाई सेम रहे, डिमांड आपकी कम हो जाए और सप्लाई सेम रहे तो क्या होगा, मांगने वाले तो लोग कम हो गए लेकिन चीज़ें आपके पास उतनी है, तो क्या होगा, इससे प्राइस कम हो जाएगा, ठीक।
मुद्रास्फीति की माप कैसे किया जाता है, कैसे मेजरमेंट किया जाता है? तो इसके लिए दो तरीके होते हैं। एक होता है थोक मूल्य सूचकांक जिसको कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI। एक होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जिसको कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। चलिए दोस्तों जानने की कोशिश करते हैं, दोनों भी जानते हैं। साधन लागत पर जोर, इसमें क्या होता है साधन लागत पर जोर देते हैं। जो हमारी फैक्टर कॉस्ट होती है उस पर जोर देते हैं, क्योंकि चिप्स बनने तक जो लागत होती है उस पर लगा जाता है। इसका आधार पर जो है इसका जो बेस ईयर है वो 2004 और 5 है। विनिर्माण को लाभांश होता है, लाभ प्राप्त होता है, तथा जो प्राथमिक उत्पादक है उसको क्या है, उसको हानि होती है, उसको कोई लाभ नहीं होता, उसका तो बेचारा कम होता है। ठीक, जो सेकेंडरी सेक्टर है उसको फ़ायदा होता है, जो प्राइमरी है उसको तो लॉस ही होता है, कुछ फ़ायदा नहीं होता है। इसमें कर एवं परिवहन शुल्क शामिल नहीं करे जाते। यह असफल क्योंकि जनता को सीधा संबंध खुदरा मूल्य से होता है, बिकॉज आय का अधिकतम जो है 60 से 70% भाग सेवाओं पर खर्च किया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे अभी ये है होलसेल प्राइस की कमियों को दूर करने हेतु सरकार ने क्या क्या करा। तो सरकार ने जो किया, CPI की सभी इंडस्ट्रियल वर्कर को भी जोड़ना होगा इसमें। ठीक, दूसरा आपको क्या, अर्बन मैनुअल एम्प्लॉय भी जोड़ने पड़ेंगे इसमें। ठीक, एग्रीकल्चर लेबर को भी शामिल करना पड़ेगा, और जो हमारा रूरल लेबर है इसे भी हम शामिल करेंगे। इसमें खुदरा मूल्य के साथ साथ सेवाएं भी जोड़ी जाती है, साथ में कर को भी, जो हमारे टैक्स होते हैं उसको भी शामिल किया जाता है। इसका जो बेस ईयर है वो 2011 और 12 है। CPI का प्रभाव जनता के वास्तविक जीवन से होता है। CPI महंगाई का BPI की अपेक्षा अधिक होती है। CPI में जो है महंगाई की अपेक्षा कम होती है। ठीक, अब जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों, ये है फिलिप कर्व। कौन से फिलिप कर्व है? तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी महंगाई की परसेंटेज दे रखी है। ठीक है, और यहाँ पे आपके दे रखे हैं, ठीक, ये मुद्रास्फीति है और ये आपकी बेरोजगारी का स्तर, ये बेरोजगारी का स्तर है। ठीक, अब देखिए दोस्तों हो गया, बेरोजगारी एवं मुद्रास्फीति में विपरीत संबंध होता है। अगर आपकी बेरोजगारी बढ़ेगी तो मुद्रास्फीति कम होगी। अगर आपकी बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन, ठीक, अगर आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इससे क्या होगा, माफ़ कीजिएगा, अगर आपकी इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो क्या होगा, आपका अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। ठीक, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन बढ़ने पे क्या होता है, सेविंग कम होती है तो इन्वेस्ट कम होता है तो इंडस्ट्रियल कम होता है, इससे क्या होता है, रोजगार भी कम हो जाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, बेरोजगारी एवं मुद्रास्फीति के संबंध कैसे हैं, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। यदि मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जाए तो बेरोजगारी क्या होती है, बेरोजगारी बढ़ जाती है। यदि बेरोजगारी को नियंत्रित किया जाए तो मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। अगर मांग कम हो तो इससे क्या होगा, इससे लोगों के पास पैसा कम होगा। अगर लोगों के पास पैसा कम होगा तो बैंक ब्याज दर जो ये बढ़ जाएगी। जब ये बढ़ेगी तो क्या होगा, निवेश कम हो जाएगा। जब निवेश कम होगा तो इससे क्या, औद्योगिकरण कम होगा। अगर औद्योगिकरण कम हो रहा है तो आपका जो रोजगार है ये भी आपका कम हो जाएगा। अगर रोजगार कम है तो आपकी बेरोजगारी बढ़ जाएगी। अब चलिए आगे जानते हैं, रोजगार सृजन कैसे आवश्यक है, चलो जानने की कोशिश करते हैं। अगर माफ़ कीजिएगा, इधर से देखते हैं, उल्टा डायग्राम देख ले। अगर आपकी मुद्रास्फीति ज़्यादा हो रही है तो इससे क्या होगा, बाजार में मांग बढ़ जाएगी। ठीक, अगर मांग बढ़ेगी तो लोगों तक पहुंच भी सहज हो जाएगी। अगर लोगों तक सहज आसान होगी तो क्या होगा, बैंक दर कम हो जाएगी। बैंक दर कम होगी तो इससे क्या, निवेश बढ़ेगा। अगर निवेश बढ़ेगा तो इससे क्या होगा, अगर निवेश कम होगा तो इससे औद्योगिकरण भी बढ़ जाएगा। अगर औद्योगिकरण बढ़ेगा तो इससे रोजगार सृजन भी आवश्यक होगा। ओके दोस्तों, चलिए अब देखते हैं मुद्रास्फीति को नियंत्रित कैसे कर सकते हैं। तो पहले डिमांड के हिसाब से देखते हैं, डिमांड से कैसे कर सकते हैं। बैंक द्वारा ब्याज दर बढ़ा दी जाए, कर में वृद्धि कर दी जाए और बचत को कम कर दिया जाए, और जो लोग हैं उनकी जो मांग है उसको भी कम कर दिया जाए। ठीक, अब सप्लाई से कैसे, सप्लाई उत्पादन क्षमता को बढ़ा दिया जाए, निर्यात को कम कर दिया जाए और आयात को बढ़ा दिया जाए। अब देखते हैं नोट, इस प्रकार मांग आपूर्ति को संतुलन करके मुद्रास्फीति पर नियंत्रण किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है,
मांग आपूर्ति को संतुलन करके मुद्रास्फीति पर नियंत्रण किया जा सकता है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं टैक्स जो कहते हैं कर। बिना किसी प्रकार की सेवा दिए जाने वाले नियमित रूप से वसूली की जाने वाली राशि को हम आयकर या संपत्ति कर कहते हैं। प्रत्यक्ष सेवा के बदले वसूली जाने वाली राशि शुल्क या ड्यूटी होती है जिसको कहते हैं कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी। प्रत्यक्ष सेवा के बदले वसूले जाने वाली राशि होती है ट्यूशन और टिकट फीस। यह कर के आधार पर उपकर जो होता है, तो दोस्तों इसको कहते हैं से क्या कहते हैं, इनकम कितनी है वो उसको आधार होता है, ठीक, उस आधार पर यह कर के ऊपर लगता है जिसको कहते हैं अधिभार सरप्लस। जैसे आपका है टैक्स है 5,000, ठीक, माफ़ कीजिएगा 5 लाख, माफ़ कीजिएगा 5 लाख, तो उस पर 2% है तो ये लगेगा, इसको कहते हैं अधिभार। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आज का लेक्चर ख़त्म कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।